Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing fine. My name is Aisha Siddiqa और welcome to the psychology lectures. आज हम लोग कर रहे हैं पर्सनालिटी ट्रीटमेंट्स को डिस्कस। हम ये वीडियोस सेवरल पार्ट्स में होंगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है फिर इसलिए सेवरल पार्ट्स। तो मे बी आज हम सिर्फ 3 ही डिसऑर्डर्स का, इस वीडियो में सिर्फ 3 डिसऑर्डर्स हों, लेकिन इसके पार्ट 2 में और पार्ट 3 में फर्दर डिसऑर्डर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे नॉर्मली बहुत जनरल ट्रीटमेंट है सीबीटी कुछ के साथ मेडिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं और एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं। लाइक अक्सर लोगों में फिर एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए में भी हम लोग मेडिकेशन लेते हैं अगर वो सीवियर या मॉडरेट कंडीशन में जा चुके हैं। अगर वो भी माइल्डली हों तो फिर जब हम पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, पर्सनैलिटी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, तो फिर हमारा वो चीज़ भी हो जाती है। और वही चीज़ कि कभी भी सिम्टम आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं सामने पड़ा हुआ, वो आपको उसके रिलेशनशिप से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आपको उसकी वर्किंग जो सी एक पर्सनैलिटी स्टाइल होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, डेली रूटीन लाइफ होती है, उसके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, इन सब चीज़ों से आपको वो फाइंड आउट करना होता है कि अच्छा अब हमने इसका सही कहाँ से करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कैसे लेके किस चीज़ को चलना है। उसके लिए आपको थेरेपी एक्सपर्ट होना चाहिए। आप जितने अच्छे थेरेपिस्ट एक्सपर्ट हो ना, आप किसी भी वो थेरेपी आप किसी भी डिसऑर्डर को उस थेरेपी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हो। एक बिहेवियरिस्ट, आपको बिहेवियर थेरेपीज़ जो सी हैं उन पे एक्सपर्ट होना चाहिए कि हमने यहाँ पे पेशेंट को कन्विंस्ड कर लो कि आपने ये बिहेवियर ऐसे करना है और उसको वो बिहेवियर प्रैक्टिस करवा दो। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ है, वो ये चीज़ कि इनिशिएटिव लेना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। नॉर्मली इनिशिएटिव लेना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, कोई काम शुरू करना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो आपने उसको अपने पास वहाँ पे बैठे बैठे ही प्रैक्टिस करवा के समझा के भेजना है, आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और आपने उसके ऊपर फोर्स नहीं करना, होमवर्क भी आपने उस पर फोर्स्ड नहीं करना कि भाई करके आना वरना फिर मेरे क्लिनिक पे ना आना, ऐसे नहीं करते। बल्कि उसको एक बार कहेंगे उसने नहीं किया होगा, सेकंड में हम दोबारा उसको थोड़ा बहुत कहेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। अच्छा, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एक चीज़, कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा बताना उनको, उनकी प्रॉब्लम उनको हर सेशन में कॉन्सेप्चुअलाइज करवानी है। और हम आगे भी चले जाते हैं। और ये चीज़ कि उनको हमेशा साइको एजुकेट करना है कि ये ट्रीटमेंट या ये थेरेपी ऐसे 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 वो काम करेगी, तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करके ऐसे 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 करना। और उस सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रीटमेंट में जो फैक्टर काम करता है ना, वो है कि रेडीनेस फॉर चेंज, कि पेशेंट रेडी हो कि अच्छा मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। हमने ये नहीं कहना ये ख़राबियाँ आप में ही हैं, ये ख़राबियाँ आप में ही हैं और ऐसे ऐसे हैं, और आपको पैरानॉइड है या फिर आपको ये ओसीडी है या आप डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो। हमने कभी भी पेशेंट के सामने पेशेंट को बैठ के लेबल नहीं करना होता। जैसे कि हमने पढ़ी है पैरानॉइड, अच्छा तो मैंने आपकी कुछ टेस्ट की, बल्कि ये साइको एजुकेशन में इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और फिर हम इसको डील करेंगे कि हमने पेशेंट को साइको एजुकेट कैसे करना है। हमने कभी भी हमने पेशेंट को उसका डायग्नोसिस नहीं बताना होता, हमने बहुत सारे अल्फाजों में बस उसको बताना होता है। तो अगर आप साइको एजुकेशन पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, डिमांड करिएगा, फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगी और जल्दी मैं वीडियो बनाऊँगी। वरना फिर तो आसानी से और जल्दी नहीं आने वाली जिस तरह के मेरे हालात हैं। खैर, अब हम शुरू करते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वही एक ही चीज़ सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में बार बार रिपीट होंगी, बस हम सिम्पटम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हम बनाएंगे उनको बार बार चेंज करेंगे। ओके, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ऐसा हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। मे बी मेडिकेशन यूज़ हो सकती है अगर पेशेंट अग्रेसिव हो। मेडिकेशन तब यूज़ होती है अगर पेशेंट अग्रेसिव हो। अग्रेसिव इस सेंस में लाइक वो काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाए, जैसे कि हमने इसके एसोसिएटेड फीचर्स में या फिर हम डायग्नोस्टिक फीचर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि पेशेंट काफ़ी अपने स्पाउस के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, अग्रेसिव भी हो जाता है क्योंकि उसको शक होता है कि अच्छा ये बंदा डिसऑनेस्ट है, ये मुझ पर चीट कर रहा है, मुझे नुकसान पहुँचा रहा है मेरे पीछे। तो जब इस तरह की टेंडेंसीज, अग्रेसिव टेंडेंसीज आना शुरू हो जाए उस बंदे की पर्सनैलिटी में, तो फिर हम उसको देते हैं ज़रा अग्रेसिवनेस के लिए मूड स्टेबलाइज़र्स या फिर अग्रेसिव की मेडिसिन देते हैं ताकि उसका जो से ये अग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़रा माइल्ड पे आए। अगर वो फिर जब उसका मूड स्टेबल होगा, वो चीज़ कम होगी उसमें, फिर ही हम उसको समझा पाएंगे उसकी चीज़ें। वरना हम उसको कहेंगे भाई आपको
शक करने की बीमारी है वो तो हमारा ही सर फाड़ेगा। और वो तो वैसे शक कर रहा है कि अच्छा लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले उसकी सिवियरिटी लेवल देखना है, अग्रेशन देखना है। और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में अग्रेशन हो, मे बी उसकी लो सेल्फ एस्टीम हो, उसकी लो सेल्फ एस्टीम की वजह से वो शक कर रहा हो, या मे बी दूसरे सर्वर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम और ये चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो हमने सबसे पहले उसकी सारी बायोग्राफिकल हिस्ट्री लेनी होती है, असेसमेंट करनी होती है। रोशार्क, टीएटी और RISB कर लेंगे, और HTP, HFD दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अच्छा से आता है वो कर लेंगे। और उससे फिर हम उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और सारी स्टोरीज़, उनकी इंक्वायरीज़ जब हम उसकी असेसमेंट की करेंगे, उस इंक्वायरीज़ पे हमें उसकी काफ़ी स्टोरीज़ मिलेंगी। उस पर फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स। उन पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स पे फिर हम सेशन वाइज काम करते हैं, और जो हमें लगेगा सबसे ज़रूरी है, फ़िलहाल अभी काम होने वाला है, उस पर हम पहले काम करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे उस एजेंडास को। और फिर उस एजेंडास को प्रायोरिटाइज़ करके हम सेशंस को अरेंज करके फिर उस बंदे को बताते हैं कि अच्छा आपके इतने सेशन लगेंगे और इतने सेशन में हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। और फिर हम पेशेंट से भी पूछते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या इस ट्रीटमेंट को लेकर एक्सपेक्टेशंस है, और फिर हम ट्रीट करते हैं। और यही CBT है कि हमने उसके जिनसे CBT होता है कि negative thoughts can generate negative attitude and negative behaviors and negative situations, negative life circumstance. Positive behavior generate positive attitude, positive circumstances, positive situations. तो इसी तरह हम लोगों ने उसकी ये सिचुएशन बेटर करनी होती है उसके थॉट्स को रिप्लेस करके, और हमने उसको सिखाना होता है कि कैसे वो अपने ऑटोनॉमिक थॉट्स को पहचानेगा। पहचानने के बाद फिर उसको इवेलुएट करेगा। इवेलुएट करने के बाद लाइक अच्छा इस बंदे ने मुझसे मेरा हाल पूछा है, क्या ये चाहता है कि मेरी तबीयत ना सही रही, या इसने मुझे कुछ पानी में कुछ घोल के पिलाया था, इस वजह से अब ये हाल पूछ रहा है कि अभी भी ये सही है कि नहीं। ये क्या पैरानॉइड थॉट। अब हम उसको कहेंगे आपने इसको इवेलुएट करना है CBT के थ्रू। फिर वो कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, वैसे इवेलुएट कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं। अच्छा पानी का जायका सही था, हाँ सही था। अच्छा आपको वो पानी का जायका सही लगा, क्या उसने आपके सामने पानी डाला था, हाँ मेरे सामने पानी डाला था, या नहीं वो अंदर से लेके आया था। आपने पानी को गौर से देखा था, उसमें कुछ ज़र्रात थे, नहीं उसमें कुछ भी नहीं था। उसका रंग बदला था, नहीं उसका रंग नहीं बदला था। कोई और चीज़ जिससे आपको लगा हो कि उसने कुछ मिलाया हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं था। फिर आपको शक क्यों हुआ कि उसने पानी पे कुछ मिलाया है, क्योंकि वो मेरा हाल भी पूछ रहा था, मुझे थोड़ी बहुत अजीब सा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ, बस अजीब सा था, पता नहीं। मतलब कि हम उसको ऐसी इवैल्यूएट, सुक्रेटिक क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, मैंने सुकरात वाली वीडियो में बताया था कि सुकरात कैसे क्वेश्चंस करता था, तो इन क्वेश्चनिंग को सुक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहते हैं। हम इनके ज़रिए उसको इवैल्यूएट करना सिखाएंगे, उसके थॉट्स पे हम उसको मतलब कि अप्रोच इसको प्रोबिंग भी कहते हैं, ये अप्रोच यूज़ करके उसको उसके थॉट्स से इवैल्यूएट करना सिखाएंगे। फिर हम कहेंगे अच्छा अब हम उसने इस थॉट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कि मे बी वो ये कह सकता है कि उसने वो पानी अपने लिए भी लाया था, उसने अपना पानी भी पिया था, उसको भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा उसने कुछ महसूस किया, उसने भी नहीं महसूस किया। तो हम इसको रिस्पॉन्ड अब उसने कैसे करना है, उसने रिस्पॉन्ड करना है ट्रस्ट करके। ट्रस्ट वो कैसे करेगा, कोई ना कोई उसको अपना एक ऐसा काम बताएगा, या कोई ऐसी एक छोटी सी बात हम उसको शेयर करने के लिए कहेंगे, और फिर कहेंगे कि आपने उसको रिक्वेस्ट करना है कि ये बात किसी और को पता ना चले, और फिर आपने पता करना है कि क्या उसने वो बात किसी और से शेयर की है, इस तरह। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे हम एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं कर देंगे कि ये भी हमने स्लोली कि फ़र्स्ट सेशन में हम उसको उसके कंफर्ट जोन से सिर्फ उसके पाँव के नाखून की जो टिप है ना वो ही कंफर्ट जोन से बाहर रखने का कहेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद पैरानॉइड के बाद हम आते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किज़ॉइड द लॉनर्स, ठीक है। तो इसमें हम टॉक थेरेपी करते हैं, क्योंकि ये लॉनर्स होते हैं। टॉक थेरेपी करेंगे, टॉक थेरेपी से हम इनको एक्सप्रेशन, क्योंकि इनके हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस भी नहीं होते, एक्सप्रेस करना नहीं आता, एक्सप्रेशंस भी नहीं होते, ये क्या फील कर रहे हैं इनको नहीं पता चल रहा होता, या इनको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा होता। तो उस चीज़ों पे हम काम करने के लिए टॉक थेरेपी यूज़ करेंगे। इसमें हम ग्रुप थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, और मेडिकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर एंजाइटी डिप्रेशन साथ में हो तो हम मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं। और CBT भी इसमें आ सकती है। CBT हम इसमें ऐसे यूज़ करते हैं कि हम इसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल बिलीव्स जो होते हैं उन लोगों को चेंज करने के लिए, जो पैरानॉइड में अभी मैंने इन डिटेल बताया कि हम कैसे CBT अप्लाई करते हैं। और पर्सनल स्पेस इनको चाहिए होती है।
कोई भी थेरेपी अगर हमने अप्लाई करनी है, उससे सबसे पहले हमें चाहिए होती है थेराप्यूटिक अलाइंस, अच्छी, गुड, एक्सीलेंट, इवन के एक्सीलेंट लेवल की ना हमें थेराप्यूटिक अलाइंस चाहिए होती है। जितनी अच्छी आपकी थेराप्यूटिक अलाइंस होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा होगा। इवन कि आपका प्लेसबो इफेक्ट्स भी थेराप्यूटिक अलाइंस की वजह से प्लेसबो इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और जब प्लेसबो इफेक्ट्स होते हैं, वो प्लेसबो इफेक्ट से सिस्टमेटिक इफेक्ट आता है। सिस्टमेटिक इफेक्ट जब पर्सन को इनिशियली सिस्टमेटिक इफेक्ट मिले तो हमारी थेराप्यूटिक अलाइंस पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग आ जाती है, एक 4 चांद 14 तबक लग जाते हैं। और उन 14 तबक से फिर हमारे लिए फर्दर उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले थेराप्यूटिक अलाइंस हम बिल्ड करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी काम ही इस चीज़ पे करती है। हमने थेराप्यूटिक अलाइंस बिल्ड करनी है, उस बंदे को सोशली इंटरेक्ट करवाना है। सोशली इंटरेक्ट कराने के बाद हमने उसको एक्सप्रेशंस बताने हैं, हंसना कैसे, रोना कैसे, मतलब उसको रुला के हंसा के नहीं, एजुकेट करना है उसको, इस चीज़ की तरफ लेके जाना। और ये CBT के थ्रू हो सकता है, NLP के लिए NLP के साथ हो सकता है। और मैं तो इन 2 थेरेपीज़ की फ़ैन हूँ, मुझे आती भी ये 2 हैं बहुत अच्छे से। और साथ बिहेवियरल थेरेपी हर थेरेपी के साथ तकरीबन यूज़ हो जाती है, क्योंकि हमने होमवर्क्स देने होते हैं और बिहेवियरल एक्टिवेशन भी करनी होती है इस वजह से। उसके बाद हम स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो से हैं वो कम्बिनेशन होता है साइकोथेरेपी का और मेडिकेशन का, कि इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं। मेडिकेशन क्योंकि स्किज़ोटाइपिकल में होते हैं आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, इल्यूजन्स होते हैं। हमने इल्यूजन्स की बात की, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन्स की बात की, पैरानॉइड डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं इसमें। तो जब हमने इन चीज़ों की बात की थी तो मैंने तभी आपको स्किज़ोटाइपल का क्राइटेरिया अच्छे से पढ़े हैं। तो इसलिए फिर हमें मेडिकेशन की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम सबसे पहले तो उसको रियलिटी की तरफ लेके आएँ, रियलिटी की तरफ लेके आके ओके। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा काम होता है इनसाइट डेवलपमेंट का। पहले हम उसको उसकी प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअलाइज करवाते हैं, इंसाइट देते हैं। इंसाइट देने के बाद फिर उसको मोटिवेट करके उसमें रेडीनेस डालते हैं कि बदलना है, इन चीज़ों को सॉल्व करना है। रेडीनेस डाल के फिर हम उसको साथ थेरेप्यूटिक अलाइंस अच्छी सी बिल्ड करके तो फिर मज़ीद काम अपना प्रोग्रेसिव की तरफ लेके जाते हैं। तो इसी तरह फिर जब स्किज़ोटाइपी में भी हमने सबसे पहले तो इनसाइट डेवलपमेंट करनी है ना, इनसाइट डेवलपमेंट के बाद थेरेप्यूटिक अलाइंस के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छे से बिल्ड करनी है। स्पेशली ये ऑड एंड एसेंट्रिक जो क्लस्टर ए है, इसके साथ हमने थेरेप्यूटिक अलाइंस बहुत अच्छी बिल्ड करनी है। जब तक हमारी थेरेप्यूटिक अलाइंस माइंड ब्लोइंग नहीं होगी, हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कॉग्निटिव थेरेपी में हम इनके सोशल स्किल्स बेटर करते हैं। और तकरीबन हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का साइको सोशल फैक्टर डिस्टर्ब्ड होता है, तो हमने साइको सोशल फैक्टर इनका मेंटेन करना होता है। बाकी तो ये कहीं ना किसी तरह कोप कर लेते हैं रो दो के, लेकिन साइको सोशल जोन सा होता है इनका, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने सबसे पहले वो मेंटेन करना होता है, वो रिपेयर करना होता है सबसे पहले। नहीं, फिर वही बात कि हमने प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर किसी का मेन प्रॉब्लम साइको सोशल फैक्टर ही लग रहा है तो हम उसको साइको सोशल फैक्टर से स्टार्ट कर लेंगे। किसी का सेल्फ स्टीम लग रहा है तो हम सेल्फ स्टीम से स्टार्ट करेंगे। जिसका जो लग रहा होगा हमने उसको उसके साथ से स्टार्ट करना, प्रायोरिटाइज करके। उसके बाद हम सपोर्टिव थेरेपी भी यूज़ करते हैं उसकी फोस्टरिंग के लिए, उसके अडेप्टिव स्किल्स को फोस्टर करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ स्टीम, इन सब चीज़ों को बेटर करने के लिए। कि अक्सर इन लोगों को तो अच्छा मैं तो बीमार हूँ, मैं तो पागल हूँ, इस तरह के भी ये अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सबको भी मेंटेन करने के लिए फिर हम सपोर्टिव थेरेपी, फैमिली थेरेपी हम यूज़ करते हैं, ताकि हम इसका इन्वायरमेंट, इसके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके एबिलिटी टू वर्क इन अ रिलेशनशिप, एबिलिटी टू वर्क टुगेदर, इन सब चीज़ों को बेटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी जो सी होती है, इसमें हमने मज़ीद पहले भी बात की थी कि स्किज़ोटाइपल में हमें डिल्यूजन्स के भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन भी साथ साथ चल रही होती है। तो हमने उसका भी ध्यान रखना होता है मेडिकेशन का। मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या मज़ीद फैक्टर्स ऐड हो रही हैं, उन पे भी काम करना है। और मेन पर्पस, ये वीडियो अब हम ख़त्म कर रहे हैं, तो मेन पर्सन इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का हमारा ये नहीं होता हमने ट्रीटमेंट करना है, हमने उसको फंक्शनिंग पर्सन बनाना है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन बनाना है। और जब हम सारे क्राइटेरिया पढ़ते हैं उसमें होते दैट इट इज़ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफ़ द इम्पेयरमेंट अकर्स इन
academic, occupational, social and other important areas of functioning। तो हमारा फोकस भी academic, occupational, social और दूसरे important areas of functioning होते हैं। सबसे पहले हमने इन चीज़ों पे उस बंदे को improve करना होता है, पर्सनली improve करना होता है, फिर हम follow up पर डाल देते हैं, फिर उसको वक्त के साथ साथ जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो उस डील कर लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छी वीडियो लगी हो। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा पूरी सिंसेरिटी डालती हूँ, पूरी ईमानदारी से मेरी होती है कि पूरी कोशिश से जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जो भी शिकायत करता है वॉइस की कि बहुत तेज़ होती है, मैंने वॉइस लो की, आप पॉजेस लेती हैं, पॉजेस लेना लाजिम है, फिर मेरी प्रोनंसिएशन ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना लूँ। और उसके अलावा इन डिटेल वीडियोस वो तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत है पढ़ने की और पढ़ाने की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइको एजुकेशन चाहिए, उस पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वो उसके लिए मुझे इंसर्टिव चाहिए और वो आपके कमेंट्स होंगे और रिक्वेस्ट होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और